हेलो बेटा, वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस। आज जो मैं पेपर तुम्हें करवाने वाली हूँ, ये पेपर तुम्हारा HTET 2021 का क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें है ना कुछ जगह निशान लगे हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा इग्नोर करना, बाकी सब कुछ ओके है। तो करें शुरू। जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड। टेस्टोस्टेरोन कहाँ प्रोड्यूस्ड होता है? प्रोड्यूस्ड बाय द ग्राफियन फॉलिकल, एसिनर सेल्स या लिडिक सेल्स। कहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है? तो टेस्टोस्टेरोन को कौन प्रोड्यूस्ड करता है? टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिडिक सेल। पता होगा, जो टेस्टिस हैं उसमें दो टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक लिडिक सेल्स होती हैं, दूसरा सर्टोली सेल्स होती हैं। तो जो लिडिक सेल्स हैं ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करती हैं? ये एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट आपको बताना है। हेट्रोजाइगस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है XO क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय द डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम नहीं, किसकी होती है? टर्नर सिंड्रोम की होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। XO किसके लिए होता है? XO तुम्हारा होता है किसके लिए? टर्नर सिंड्रोम के लिए। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर वो होता है वो कितना होता है? 45 प्लस XO क्रोमोसोम्स होता है इसमें, यानी एक X क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल है वो कैसी होती है? स्टेराइल होती है, रूडिमेंट ओवरी होती है उसकी, और उसकी जो हाइट है वो कितनी होती है? 4 फीट तक उसकी हाइट होती है। तो क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा सेकंड। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, सिंगल पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप। अब देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी 11th-12th की NCERT से नहीं है। ओनली 40% पेपर ऐसा है जो तुम्हारा NCERT से है, बाकी तुम्हारा BSc लेवल तक का क्वेश्चन पेपर है ये। सिंगल पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन ब्राउन फनल्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रुप ऑफ। कौन से ग्रुप में आते हैं? ये आते हैं सिफेलोकोर्डेटा ग्रुप के अंदर। सिफेलोकोर्डेटा कौन से होते हैं? जिनके अंदर नोटोकोड कहाँ प्रेजेंट होती है? एम्ब्रियो टू टेल प्रेजेंट होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है सिफेलोकोर्डेटा। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, एपिडर्मल स्केल्स आर प्रेजेंट इन। अब देखो, कल मैंने 2022 का क्वेश्चन पेपर करवाया था, तो वहाँ भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या अलग थे? एग्जाम्पल अलग थे। तो कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें देखो, एपिडर्मल स्केल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स होते हैं किसके अंदर? पिजन के अंदर प्रेजेंट। अब इसी क्वेश्चन को समझो। एपिडर्मल स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका होता है? एक तो रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और दूसरा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? एव्स का कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन एव्स में जो ये एपिडर्मल स्केल्स हैं ये कुछ में सिर्फ कहाँ होते हैं? टेल रीजन पर होते हैं, या जो ग्लैंड्स है वो सिर्फ कहाँ होते हैं? टेल रीजन पर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या आ जाएगा इसमें? पिजन में आ जाएगा। एक और है, अगर एव से ही क्वेश्चन पूछा जाए तो एव्स में क्या होती हैं? जो बोन्स हैं वो कैसी होती हैं? ओसीफाइड बोन होती है। कैसी बोन होती हैं? ओसीफाइड बोन होती हैं। ओसीफाइड बोन का मतलब क्या होता है? जो अंदर से खाली है। और एक यही कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से जो एव्स हैं वो फ्लाई कर पाते हैं। इनकी जो बीक है वो मॉडिफिकेशन होती है किसकी? टिप की। अगला है डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन सदरन ब्लोटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सदरन ब्लोटिंग टेक्निक, सबसे पहले तो देखो ये 3 टेक्निक होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक सदरन है, दूसरी कौन सी होती है? नॉर्थन होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नॉर्थन है ये किसके लिए होती है? RNA को अलग करने के लिए। एक सदरन है, एक कौन सी होती है इसमें? वेस्टर्न होती है। तो जो वेस्टर्न है, वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक, ये किसके लिए होती है? प्रोटीन के लिए होती है। और जो सदरन है ये किसके लिए होती है? DNA के लिए होती है।
तो इसने पूछा है कि सदर्न ब्लोटिंग टेक्निक में कौन से करेक्ट सीक्वेंस है। इसको एक इवेंट्स, इन सारे इवेंट्स को एक सीरीज में करना है तुम्हें। तो सबसे पहले तो डीएनए को सेपरेट आउट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर उसके क्या बनाएंगे, प्रोब बनाएंगे। तो सेकंड स्टेप ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट टू अ मेम्ब्रेन। और ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई होती है, दिस इज नायलॉन मेम्ब्रेन। किसकी बनी हुई होती है, नायलॉन मेम्ब्रेन की। और फिर उसकी क्या करते हैं, रेडियोग्राफी की जाती है। तो ये होता है। इसमें मैंने 3 टेक्निक तुम्हें बता दी हैं। नर्दर्न किसके लिए होती है या नॉर्थन, आरएनए के लिए होती है, आरएनए ब्लोटिंग टेक्निक। वेस्टर्न किसके लिए होती है, प्रोटीन के लिए होती है। और जो साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक है वो किसके लिए होती है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं। भाई राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि अभी थोड़ी सी देखो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4th ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अभी सीख रही हूँ चीज़ों को, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सीख लूँगी। उसके बाद है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर्स इन वर्टिब्रेट। देखो इसमें मार्क्स है। एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाए, सेकंड आएगा इसका ऑप्शन, क्लोरोक्यूरोन। अब यहाँ पे देखो हर एक के पीछे क्या लगा हुआ है, साइनोप्सिन, एडोप्सिन या पोरफायरोप्सिन। तुमने रोडोप्सिन सुना होगा, रोडोप्सिन सुना होगा। क्या होती हैं ये, कब एक्टिव होती हैं, जब क्या होगा, डार्क होगा। ठीक है, डार्क रीजन में, यानी जो रात को जो पक्षी या जो एनिमल्स रात को देख पाते हैं उनमें कौन सी होती हैं, उनमें एक रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। ये जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में होता है उतना ही ज़्यादा वो डार्क में या नाइट में देख पाते हैं। दूसरा होता है रोडोप्सिन ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन ए के लिए। उसके बाद होता है सेल, सुनी होंगी कौन सेल्स, और रोड सेल्स। तो जो रोड सेल्स हैं वो किस में, वो जिसके एक्टिव होंगी वो डार्क में देख पाएगा। और एक और है कि जो ये रोडोप्सिन पिगमेंट है ये किसके लिए होता है या किसका डेरिवेटिव है, ये मान के चलो। तो हमारे अंदर जो रोडोप्सिन है वो विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रोडोप्सिन के लिए। तो यहाँ पे देखो ये जो PSIN है ये जिसके भी पीछे लगा है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो फोटो रिसेप्टर सेल की बात कर रहा है, साइनोप्सिन, एडोप्सिन या पोरफायरोसिन। तो ऑप्शन क्या है इसमें, जो तुम्हें बचा जो ऑप्शन वो कौन सा बचा, सेकंड ऑप्शन बचा। ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट सीक्वेंस इन रेफरेंस टू जियोलॉजिकल पीरियड। अब कल 2023 के में भी देखा होगा और 2022 के में भी है, यानी जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें तुमसे क्या पूछा है, इसको अरेंज करना है। तो कैसे अरेंज किया जाएगा इसको, इसने पूछा करेक्ट सीक्वेंस, ट्राइएसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है पैलेजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, ये भी बात ठीक है। उसके बाद है डेवोनियन, ये कल भी बताया था मैंने। किस ट्रिक से याद करोगे, SCD ट्रिक से याद कर लेना। तो ये गलत हो गया, देखो एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या आ गया हमारा आंसर, बोथ A एंड B इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 98। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, बुके स्टेज। बुके स्टेज किसको बोला जाता है, बुके स्टेज किसके अंदर होती है, लेप्टोटीन के अंदर होती है। क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, एक बुके जैसे दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बुके स्टेज बोलते हैं। और ये जो स्टेज हैं ये किसके स्टेज हैं, अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको अरेंज करना पूछ लिया जाता है कि ये स्टेज किसकी हैं, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की स्टेज है ये। अब प्रोफेज 1 में 5 स्टेज होती है, कौन कौन सी होती है, लैप्टोटीन होती है, दूसरा कौन सी होती है, जाइगोटीन होती है, तीसरी स्टेज कौन सी होती है, पैकेटीन होती है। उसके बाद है जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी होती है, डिप्लोटीन होती है। उसके बाद है जो नेक्स्ट जो सबसे लास्ट स्टेज होती है वो कौन सी होती है, डाइकाइनेसिस होती है। चलो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ यहाँ से जो पूछा जाता है। लेप्टोटीन में तो क्रोमोसोम सारे क्या होते हैं, डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाती है, ये याद रख लेना, लिपटे हुए से क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बुके स्टेज बोला जाता है। उसके बाद क्या है, जाइगोटीन स्टेज में क्या होना शुरू हो जाती है, सिनेप्सिस होना शुरू हो जाती है। 5 पॉइंट बताऊंगी,
पांचों ही क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम के। जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्सिस होना शुरू हो जाती है, पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग आवर शुरू हो जाती है। एक पैकेटीन में एचटेट के ही प्रीवियस ईयर्स में देखना एक क्वेश्चन आया हुआ है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन सी स्टेज में यूज होता है। ये क्वेश्चन एचटेट का ही क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम कौन सी स्टेज में यूज होता है, तो वो पैकेटीन में यूज होता है। रिकॉम्बिनेज होता क्या है? रिकॉम्बिनेज एक ऐसा टाइप का एंजाइम है जो दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी जो एक्सोन्यूक्लिएज का फंक्शन भी परफॉर्म करता है और एंडोन्यूक्लिएज भी परफॉर्म करता है, तो रिकॉम्बिनेज। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन सी स्टेज में बनते हैं, तो वो भी पैकेटीन में बनते हैं। तो पैकेटीन से टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 4 क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? पैकेटीन स्टेज तीसरी स्टेज है, पैकेटीन में क्रॉसिंग आवर हो जाएगी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस में यूज होता है? पैकेटीन में। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किस में बनते हैं? पैकेटीन स्टेज में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी है, नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोटीन। चियाज़मेटा फॉर्मेशन किस में होती है? चियाज़मेटा का मतलब क्या होता है? एक एक्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाना। चियाज़मेटा क्या होता है? एक एक्स टाइप की स्ट्रक्चर बन जाना। तो वो किस में बनती है? डिप्लोटीन स्टेज में बन जाती है। इसके बाद है एक क्वेश्चन और बताती हूँ, जो डाइकाइनेसिस है। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या हो जाता है? जो एक क्रोमोसोम्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्ब्रूश क्रोमोसोम्स। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है एचटेट का ही। लैम्ब्रूश क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में बन जाता है? डाइकाइनेसिस स्टेज के अंदर बन जाता है। और इसमें क्या है कि जो क्रोमोसोम्स है वो डिवीजन करता रहता है और इस तरह से कैसे एक ब्रूश लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। लैम्ब्रूश क्रोमोसोम बोलेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो लैम्ब्रूश क्रोमोसोम्स हैं ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो लैम्ब्रूश किस में होता है? वर्टिब्रेट oocyte जो हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन होता है? लैम्ब्रूश क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, ये टोटल यहाँ से मैंने 6-7 क्वेश्चन बता दिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट इन प्लांट। मैक्रो और माइक्रो दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसने पूछा है कि मैक्रो एलिमेंट कौन सा नहीं है। क्या है? कैल्शियम क्या है? मैक्रो एलिमेंट नहीं है। तो इसमें देखो पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर ये क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मैक्रो एलिमेंट। अच्छा, इसने पूछा मैक्रो एलिमेंट नहीं है, तो कैल्शियम क्या है? मैक्रो एलिमेंट नहीं है। बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अच्छा, कैसे याद करोगे इसको? देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैक्रो एलिमेंट। सिर्फ और सिर्फ है ना मैक्रो एलिमेंट याद कर लेना। माइक्रो ये क्वेश्चन भी है ना भाई, मोस्टली एचटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे याद करोगे? मैं तुम्हें मैक्रो एलिमेंट की ट्रिक बता देती हूँ। मैक्रो एलिमेंट को याद कैसे करोगे? टोटल कितने होते हैं? एलिमेंट होते हैं टोटल 17। 17 में से 9 कैसे होते हैं? मैक्रो एलिमेंट। बाकी 7 कैसे कितने 8 कैसे होते हैं? माइक्रो एलिमेंट। तो 9 को याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, उसको छोड़ के जो भी हो वो सारा माइक्रो एलिमेंट होता है। कैसे याद करोगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो मेजर है हो गए। उसके बाद है NPK। NPK क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। अब तुमने खार के कट्टे देखे होंगे, खार के कट्टे या फर्टिलाइजर देखा होगा, उनमें मोस्टली कौन यूज होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम यूज होता है। अब बचे 3, और 3 कौन कौन से हो जाएंगे? देखो, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे मैक्रो एलिमेंट्स। अब बचे 3 मैक्रो एलिमेंट्स, तो और कौन कौन से आ जाएंगे इनके अंदर? फटाफट सोचो, और कौन से मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं एक प्लांट के अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, एक क्या हो गया? मैग्नीशियम। ठीक है, कितने हो गए तुम्हारे? 3 और 3 6 और 1 7। एक क्या हो गया? सल्फर। ठीक है, सल्फर भी क्या है तुम्हारा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। और इसके बाद हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ठीक है, और क्या हो गया? मैग्नीशियम और एक सल्फर। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो ये क्या है? तुम्हारे सारे के सारे
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने होते हैं? 17 होते हैं। 8 क्या हो जाएंगे तुम्हारे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। देखो भाई एक और भी है यहाँ पे कि जो तुम्हारा मेजर एलिमेंट है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काउंट होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ये क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं। उधर से जो तुम्हारा कैल्शियम है इसको किसके अंदर मेजर किया जाता है? इसको प्लांट अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिंथेसाइज करता है। तो इसका आंसर जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम, क्योंकि ये तो सारे क्या होते हैं? मेजर एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद है द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वाच। किसने जीता था ये नेशनल अवार्ड? ये जीता था गंगाराम बिश्नोई ने। द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई। कौन थी अमृता देवी? अमृता देवी वो लेडी थी कि राजस्थान में क्या कर रहे थे? पेड़ों को काट रहे थे। तो इनकी पूरी जो टीम है या वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो पेड़ों के साथ चिपक गए थे और उस टाइम 500 के अप्रोक्सीमेट लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वो पेड़ों से चिपक गए थे और उनको काट दिया गया था साथ ही। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ द डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट की इनमें से कौन सी मेन एडाप्टेशन होती है? तो CAMP साइकिल। फटाफट सोच के देखो CAMP की क्या फुल फॉर्म हो जाती है? CAMP की फुल फॉर्म होती है क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होती है? क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम तो बंद रहता है और रात के टाइम ओपन होता है। तो ये डेजर्ट प्लांट की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। क्रेस्युलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ऐसे प्लांट जिनका स्टोमेटा दिन के टाइम तो क्या रहे? बंद रहे और रात के टाइम ओपन हो जाए, जैसे एलोवेरा हो गया, कैक्टस हो गया, अपिंशा हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। इफ़ अ सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट्स वाटर पोटेंशियल। तो उसके वाटर पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट हो जाएगा? बताओ भाई क्या इफेक्ट होगा? उसका वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ अ सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हम वाटर में प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वाटर पोटेंशियल भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का साइन क्या होता है? वैसे ये टॉपिक अभी डिलीटेड है, जो न्यू NCERT है उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जीरो किसका होता है? जीरो बताओ भाई किसका होता है? जीरो होता है जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है? जीरो। उसके बाद है व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो उसके अंदर क्या था? कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। और कितने ग्राम प्रोटीन को बढ़ाया था इन्होंने? 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर। इतने प्रोटीन को इसमें इंक्रीज किया गया था, क्योंकि अगर हम देखें तो ह्यूमन मिल्क हो गया और जो काउ मिल्क हो गया बिल्कुल सेम प्रपोर्शन के अंदर प्रेजेंट होता है और दोनों की रेशो भी क्या होती है? सेम ही होती है। प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा कम होता है। तो प्रोटीन एनरिच मिल्क बनाने के लिए फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी थी रोजी। PAR रेंज बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्या था? PAR की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब क्या पूछा गया है? अब पूछी गई है 2021 में क्या पूछा गया? उसकी वेवलेंथ पूछी गई। तो वेवलेंथ कितनी होती है इसकी? 400 से 700 नैनोमीटर होती है पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कितनी होती है? इतनी रेंज पर प्लांट ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस करता है। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर एग्जिबिट बोथ रेडियल एंड द बाइलेटरल सिमेट्री। किसके अंदर होती है? सनफ्लावर में। सनफ्लावर में दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक कौन से होते हैं? रे फ्लोरेट्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? डिस्क फ्लोरेट होते हैं। दोनों की जो सिमेट्री है वो अलग अलग होती है। उसके बाद आ जाओ पेट्रोमाइजन। पेट्रोमाइजन भाई किसका एग्जाम्पल है? एनिमल किंगडम।
किसका एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन? साइक्लोस्टोम का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन, जिसमें क्या आती है? लैम्प्रे फिश आती है और क्या आती है? हैग फिश आती है। तो लीवर इज टेट्रालोब्ड, उनका लीवर टेट्रालोब्ड होता है? नहीं, लीवर तो बाइलोब होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, क्या रीनल पोर्टल सिस्टम उनके अंदर प्रेजेंट होता है? नहीं, रीनल पोर्टल सिस्टम भी नहीं होता। हेपेटिक पोर्टल वेन अब्सेंट होती है, ये भी बात गलत है। तो क्या आ जाएगा? लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट, उनके अंदर कौन सा सिस्टम होता है? लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओरिएंटेशन, अगला क्वेश्चन देखो, ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी कार्ड का। देखो भाई, अब ये तुमने क्वेश्चन है ना नहीं पढ़ा होगा। क्या होता है ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन मेमोरी कार्ड? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नीमोटैक्सिस। क्या बोला जाता है? नीमोटैक्सिस बोला जाता है। अब इसमें देखो ये किस टाइप का बिहेवियर होता है। इसमें जो ये नीमो वर्ड है ना, इस नीमो का मतलब ही क्या होता है? इस नीमो का मतलब होता है मेमोरी, ठीक है, एक लैटिन वर्ड से ही लिया गया है। तो यानी अगर तुम कोई प्रीवियस मेमोरी या प्रीवियस एक्सपीरियंस जो फिलहाल रिसेंट में उसको रिकैप मार रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम नीमोटैक्सिस मेमोरी बोलते हैं। तो इट्स द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ही ये होता है कि जो प्रीवियस मेमोरी है उसको रिपीट करना। तो ये क्या होता है? नीमोटैक्सिस टाइप की मेमोरी। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ हुकवॉर्म एज, हुकवॉर्म की इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है? फिलैरिफॉर्म लार्वा। कौन सा लार्वा? फिलैरिफॉर्म लार्वा। उसके बाद है सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मेल मॉस्किटो। मेल मॉस्किटो काटता नहीं है बेचारा, ठीक है, वो कट नहीं करता। तुम्हें पता होगा हमेशा फीमेल मॉस्किटो कट करती है। और फीमेल मॉस्किटो क्यों कट करती है? क्योंकि उसको अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए वो क्या करती है? कट करती है। तो अब इसने पूछा है कि मेल मॉस्किटो के लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? दे आर ब्लड सक्कर, अभी मैंने बताया ब्लड सक्कर तो होते ही नहीं है, काटते ही नहीं है बेचारे। देयर हाइपोफेरिंग्स इज लेस डेवलप्ड एंड फ्यूज्ड विद द लेबियम, बिल्कुल सही बात है। उनका हाइपोफेरिंग्स कैसा होता है? छोटा होता है, इसीलिए वो नहीं काटते हैं। मैंडिबल्स आर निडल लाइक एंड आर स्कैटर्ड ब्रॉड सो शेप, बिल्कुल ये भी बात सही है। एंटीना ऑफ मेल आर पाइलोस विद द फ्यू शॉर्ट हेयर, ये भी बात सही है। अगर किसी को मेल मॉस्किटो और फीमेल मॉस्किटो की पहचान करनी हो तो आज पकड़ के और देख लेना, ये मेन कैरेक्टर मिलेंगे उसके अंदर। और जो भिन भिनाते हैं कानों में, जिसके भिन भिनाने की आवाज़ आती है, वो भी कौन होता है? वो भी मेल मॉस्किटो होता है। फीमेल आवाज़ नहीं करती, चुपचाप काट के चली जाती है। अगला आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, जैसे हमारी ह्यूमन स्पेसिस के अंदर नहीं होता कि पूरी फैमिली है और पूरी फैमिली में एक मेल डोमिनेंट होता है, वही घर का जो करता धरता होता है वो एक होता है। तो इसी क्वेश्चन में क्या है कि इसने पूछा है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप? वो कौन सा होता है? पाटस मंकी होता है। कौन सा होता है? पाटस मंकी होता है, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद क्या है? गोरिल्ला में क्या होता है? गोरिल्ला में जो गोरिल्ला के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ट्रुप बोलते हैं। और उसमें क्या होता है? डोमिनेंट मेल मंकी होता है। ऐसे ही रीशियस में और स्क्विरल में, पाटस मंकी में इक्वल मेल एंड इक्वल फीमेल होते हैं। भाई सबको इक्वली ही माना जाता है। फर्टिलाइजिंग एज क्या होता है? फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये? स्पर्म में या एग की मेम्ब्रेन में? देखो, कभी भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि किसी का भी स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ का या अपनी ही स्पीसीज़ का जो स्पर्म है वो ओवम के साथ फ्यूज करेगा। तो ये कैसे कर पाता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है? एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसका जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? किसके पास प्रेजेंट होगा? फीमेल के पास प्रेजेंट होगा।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैसे नेचर का होता है, ये होता है ग्लाइकोप्रोटीनियस नेचर का, एक टाइप का कंप्लीमेंट्री सब्सटेंस होता है जो एग की या किसकी, स्पर्म की सरफेस पर। तो फर्टिलाइजिंग किसकी सरफेस पर होता है, स्पर्म की सरफेस पर, और एंटी फर्टिलाइजिंग एग की सरफेस के ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर ये एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, रुको भाई, जो क्या है, फर्टिलाइजिन कहाँ मिलेगा, सॉरी, फर्टिलाइजिन कहाँ मिलता है, फर्टिलाइजिन मिलता है तुम्हारा जो एग की सरफेस है या ओवम की सरफेस है उस पर मिलेगा। और इसका एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ मिलेगा, एंटी फर्टिलाइजिन मिलता है किसकी सरफेस पर, स्पर्म की सरफेस पर मिलेगा। ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्पेटिबल हैं तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अगर दोनों कॉम्पेटिबल नहीं हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो फर्टिलाइजिन एग की मेम्ब्रेन पर है और इसका एंटी फर्टिलाइजिन, हाँ कैसे, जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करता है जब जोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन को, तो वो किसको आइडेंटिफाई करता है, यानी मान लिया ये क्या है, एग की मेम्ब्रेन है, जोना पेलिसुडा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे स्पर्म इसको क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। तो इसके पास क्या है, इसके फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन के एंटी फर्टिलाइजिन है। अगर ये दोनों क्या हो जाते हैं, कॉम्पेटिबल हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, तभी ओवम इस स्पर्म को अलाउ करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। उसके बाद है कोप्रोफेगी। मीन्स कोप्रोफेगी का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ये फंगी में, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में फंगी में इंक्लूड किया गया है। कोप्रोफेगी का मतलब क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फेसेस। फैकल मटेरियल को जो कंज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं कोप्रोफेगी। और जो वर्ड है वो कोप्रोफाइलस, कोप्रो वर्ड डंग के लिए यूज होता है या फैकल मटेरियल के लिए यूज होता है। कोप्रो वर्ड किसके लिए यूज होता है, या तो डंग के लिए यूज होता है या फैकल मटेरियल के लिए। कोप्रोफाइलस डंग लविंग या कंजक्शन ऑफ फेसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज कॉमनली यूज्ड फॉर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका यूज किया जाता है, 16S RNA का यूज किया जाता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताती हूँ। 16S RNA का यूज फॉसिलाइजेशन में किया जाता है, किस में किया जाता है, फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करने में। और फाइलोजेनेटिक क्या होता है, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस हो। मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो फॉसिल रिकॉर्ड पर बेस होता है। इसका यूज करके सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कार्ल वूज साइंटिस्ट, उन्होंने क्या दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, जहाँ पे उन्होंने किसको, मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था वो किसके बेस पर किया था, 16S RNA के बेस पर किया था। या इसको ये बोल सकते हो कि फॉसिल RNA कौन सा होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, 16S RNA। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और पूछे तो कॉमन RNA कौन सा है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलता है, वो होता है 5S RNA। 5S RNA दोनों में, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट दोनों के अंदर मिलता है, कौन, 5S RNA। उसके बाद है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद द, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए चलाया जाता है, सब्सटेंस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। वो सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं उनके लिए कौन सा चलाया जाता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया जाता है। और ये जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इस पर रोक लगाने के लिए सबसे ज़्यादा इस प्रोटोकॉल को चलाया गया था कि भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम यूज करो। जैसे AC के अंदर होता है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर होता है, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाओ, साइन डेलगर्नो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन, साइन डेलगर्नो सीक्वेंस किस पर प्रेजेंट होते हैं, mRNA पर प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल टाइप के सीक्वेंस होते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ जीनस हैज अ स्पेसिफिक नेम, बिल्कुल सही बात है। सेम स्पेसिफिक नेम कैन बी गिवन टू ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द डिफरेंट जेनरा, बिल्कुल स्पीसीज नेम सेम हो सकता है, जैसे इंडिका बहुत सारे स्पीसीज का नेम होता है।
लीनियस यूज्ड लैटिन फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एज इट वाज अ डेड लैंग्वेज। ये भी बात सही है, तो बचा एक ही ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा टोटोनिम। अब देखो टोटोनिम क्या होता है। टोटोनिम का मतलब होता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, ऐसे नाम जो क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मिरर इमेज का मतलब है कि जिसमें जेनरिक और जिसके अंदर स्पीसीज नेम दोनों क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोला जाता है, टोटोनिम बोला जाता है। अब ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनमें जेनरा और स्पीसीज नेम सेम हो जाएगा, तो कौन कौन से होते हैं, जैसे सुना होगा रेट का नाम क्या होता है, रेटस रेटस। क्या नाम होता है, रेटस रेटस। उसके बाद है, तुमने सुना होगा नाजा नाजा। क्या होता है, नाजा नाजा। ठीक है। बफ़ो बफ़ो किसका नाम होता है, फ्रॉग का नाम होता है, बफ़ो बफ़ो। ठीक है। बूबो बूबो। तो ये प्लांट में एप्लीकेबल नहीं होते, ये बात यहाँ पे गलत है। सिर्फ टोटोनिम किस में एप्लीकेबल होते हैं, जूलॉजी में ही एप्लीकेबल होते हैं। प्लांट के केस में या बॉटनी में कोई भी टोटोनिम नहीं होता जिसका जेनरिक और स्पीसीज नेम दोनों सेम हो। उसके बाद है करेक्ट सीक्वेंस बताना है तुम्हें केल्विन साइकिल का, तो पता है कार्बोक्सिलेशन। दूसरा कौन सा स्टेप होता है, दूसरा स्टेप कौन सा होता है भाई, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, और क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। ये करेक्ट सीक्वेंस है, तुम्हें लग रहा है कौन सा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। कितने स्टेप साइकिल होती है, 3 स्टेप साइकिल होती है, जिसके अंदर पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, जिसमें रुबिस्को एंजाइम का यूज किया जाता है। रुबिस्को क्या होता है, एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है जो जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके क्या बना देती है, एक 6 कार्बन कंपाउंड बना देती है। उसके बाद क्या बन जाता है, फिर क्या बन जाएगा, ट्राइओज फॉस्फेट बन जाता है। तो इसमें क्या है, 3 स्टेप हैं, बता दो फटाफट कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ भाई, ये क्वेश्चन कैसे करते हो, कौन से 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, कार्बन फिक्सेशन होता है तो कार्बन साइकिल, फिर क्या होता है, रिडक्शन, फिर क्या होता है, रीजनरेशन। जहाँ रिडक्शन होता है वहाँ पे किसका यूज होता है, NADPH2 का यूज होता है, और जहाँ पे रीजनरेशन होता है वहाँ पे क्या होता है, ATP का यूज होता है। तो टोटल कितने ATP और NADPH की रिक्वायरमेंट होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 3 ATP और 2, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, एक टर्न जब चलती है किसकी, केल्विन साइकिल की। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी साइकिल चलती है, 6 टर्न लेती है। तो 6 टर्न में पिछली बार अभी नीट में ही क्वेश्चन आया, ये 6 टर्न में कितने हो जाएंगे, 18 ATP और 12 NADPH2 यूज हो जाएंगे। तो क्या, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। ये क्वेश्चन भी पूछे गए क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन आ जाए 118, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नॉन एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसको बोला जाता है, टेरिडोफाइटा को क्या बोला जाता है, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्रिप्टोगैम क्या होता है, क्रिप्टोगैम यूज होता है जो नॉन सीडेड प्लांट होते हैं उनके लिए। वेस्कुलर क्या होता है, जिनमें पहली बार क्या बना था, वेस्कुलर बंडल बना था, यानी क्या बने थे, जाइलम और फ्लोएम बने थे। तो पहली बार जाइलम और फ्लोएम या वेस्कुलर बंडल किस में बने थे, टेरिडोफाइटा में बने थे। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। टेरिडोफाइटा से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेरिडोफाइटा में पहली बार किसकी डेवलपमेंट हुई थी, हेट्रोस्पोरस बने थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। हेट्रोस्पोरस 3 एग्जाम्पल होते हैं इसके, सिलेजिनेला, एक होता है साल्विनिया, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या होता है, साल्विनिया, और एक होता है मार्शिलिया। भाई राइटिंग है ना इस पे ऐसे ही आती है, क्योंकि मैं उंगली से लिख रही हूँ, तो थोड़ा सा प्लीज़ इस चीज़ के साथ थोड़ा सा कॉप आउट करना। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग प्लांट सेल्स डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। अब प्लांट की सेल लिविंग तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर वो लिविंग कैसे है, क्योंकि वो कंपेनियन सेल के साथ काम करती है, और कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस
का यूज करती है, तो वो कौन सी होती है? वो होती है सीव सेल। सीव सेल क्या होती है? लिविंग सेल होती है। फ्लोएम में तीनों सेल लिविंग होती हैं, सिर्फ फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। फ्लोएम सीव सेल, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा तीनों लिविंग सेल्स होती हैं। और जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होते हैं, बाकी सारे नॉन लिविंग होते हैं। The cell of which of the following layer of the anther wall are multinucleated due to endomitosis? तो कौन सी लेयर होती है? वो टैपेटम होती है। टैपेटम क्या देने का काम करती है? नरिशमेंट देने का काम करती है। अब एक बार एचटेट में क्वेश्चन आया था कि जो यूबिस्ट बॉडी है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? यूबिस्ट बॉडी भी टैपेटम का होता है। यूबिस्ट बॉडी क्या होती है? ये लिपिड रिच होती हैं। आगे जाके ये क्या बनाती हैं? स्पोरोपोलेनिन बनाती हैं। और स्पोरोपोलेनिन आगे जाके क्या बनाती है? एग्जाइन बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद है ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर इन द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप। इनमें से कौन से एनिमल ग्रुप में ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है? तो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एनिलिडा, मोलस्का एंड ब्रायोजोआ, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। Which one of the following is the result of inborn error of nucleic acid metabolism? अब बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे, बहुत रेयर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इन डिजीज के बारे में सुना होगा। बिल्कुल नया क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इनमें से एक भी डिजीज नहीं है जो तुम्हारी एनसीईआरटी में हो। सबसे पहले है हार्टनप डिजीज। हार्टनप डिजीज भाई लिख लो, जो मैं बोल रही हूँ, जो भी बच्चा क्लास ले वो इस चीज़ को लिख लेना। हार्टनप जो डिजीज है वो क्या होती है? अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। मैं लिख भी देती हूँ किसके लिए होती है। ये रिलेटेड होता है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। फेब्रे डिजीज, फेब्रे डिजीज किससे होती है? लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। फेब्रे डिजीज किससे होती है? लिपिड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होती है। लैश न्यान सिंड्रोम, ये किससे रिलेटेड होता है? ये होता है न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड, तो इसका आंसर रहेगा लैश न्यान सिंड्रोम। मैकार्डल सिंड्रोम किससे रिलेटेड होता है? ये होता है ग्लाइकोजन की स्टोरेज से रिलेटेड डिसऑर्डर। ग्लाइकोजन की स्टोरेज से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर इफेक्ट डालता है, तो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डेक्लाइन इन स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग टेल रिग्रेशन ऑफ फ्रॉग मेटामॉर्फोसिस। तुम्हें पता है कि जो एडल्ट फ्रॉग है उसमें टेल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो लार्वल स्टेज है उसके अंदर टेल प्रेजेंट होती है। तो किसकी वजह से ये रिग्रेशन होता है? उसकी टेल बेचारे की क्यों ख़त्म हो जाती है? वो टेल किसकी वजह से होती है? मैग्नीशियम एक्टिवेटेड एटीपीएज एंजाइम के सिंथेसिस की वजह से, या इस एंजाइम की प्रेजेंस से उसकी जो टेल है वो डिप्लीट हो जाती है फ्रॉग के अंदर। पता है ना, लार्वल स्टेज में टैडपोल लार्वा में टेल प्रेजेंट होती है, लेकिन एडल्ट में टेल प्रेजेंट नहीं होती। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मेमेलिया। नॉन एक्सटिंक्ट मतलब अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, बाकी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इनमें से वो कौन सी क्लास है जो एक्सटिंक्ट नहीं हुई है? इसका आंसर रहेगा ऑर्निथोडेल्फिया। ठीक है, बाकी यूथीरिया, एलोथीरिया, पेंटोथीरिया ये क्या हो चुकी हैं? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। विच सेट ऑफ प्लांट्स बियर कोन्स। इनमें से कौन से प्लांट में कोन प्रेजेंट होते हैं? भाई इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म देखो, बाकी हर एक में क्या है? रिसिया किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइटा का। तो जो कोन बियरिंग प्लांट होते हैं ना, वो कौन होते हैं? ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो कोन बियरिंग है ये किसका है? जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जिम्नोस्पर्म छाट लो। रिसिया क्या है? ब्रायोफाइटा में। मार्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइटा हो जाएगा। उधर से फिनेरिया क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। तो बचा एक ऑप्शन। कई क्वेश्चन हमारे एलिमिनेशन से भी हो जाते हैं। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, मेटानेफ्रॉन किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम द। मेटानेफ्रॉन देखो 3 टाइप की किडनी होती है, प्रोनेफ्रोनिक, मीजोनेफ्रॉन और मेटानेफ्रॉन। प्रोनेफ्रॉन नेफ्रॉन के अर्लियर पार्ट से और मीजोनेफ्रॉन मिडल वाले पार्ट से, और जो पोस्टीरियर एंड से डेवलप होगी उसको हम क्या बोलेंगे? मेटानेफ्रॉन बोलेंगे। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मेजोडर्म।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्या है? हीम एराइथ्रीन। हीम एराइथ्रीन क्या होता है? इट इज़ अ मॉलिक्यूल विच यूज कॉपर एटम टू बाइंड ऑक्सीजन। कॉपर एटम का यूज करता है? नहीं। देर इज नो हीम इन दिस एंड आयरन एटम आर बाइंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है, जिसमें क्या है, डायरेक्टली क्या है, देर इज नो हीम इन दिस एंड हीम नहीं होता एंड आयरन एटम आर बाउंड डायरेक्टली टू द प्रोटीन। तो क्या रहेगा आंसर? सेकेंड। नियासिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम। नियासिन किससे सिंथेसाइज्ड होता है? ट्रिप्टोफैन से। नियासिन किसका डेरिवेटिव है? ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है। उसके बाद है कैल्शियम कार्बाइड पाउडर। मोस्ट ऑफ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 99% बच्चे इस चीज़ को गलत करेंगे, क्योंकि तुम क्या पढ़ोगे, राइपनिंग पढ़ते ही क्या लगाओगे? इथाइलिन लगाओगे। भाई राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इथाइलिन। लेकिन इसने पूछा है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस्ड करता है एसिटाइलिन। क्या करता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड पाउडर है, जब ये मॉइस्ट एयर के साथ बाउंड होता है या मॉइस्चर के साथ बाउंड होता है, तो क्या बना देता है? ये एसिटाइलिन बना देता है, एक सब्सटेंस बना देगा जिसको क्या बोलेंगे? एसिटाइलिन बोलेंगे। उसके बाद है द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन मिल्क इज रिच इन। कौन सा होता है? विटामिन B12 रिच होता है। स्टमक में किसके सिंथेसिस पर स्टिमुलेट करती है? विटामिन B12। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है विटामिन B12 हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? परनीशियस एनीमिया से। किससे? परनीशियस एनीमिया से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 131। द मरमैइक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन था। मरमैइक एसिड को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन इसका दूसरा नाम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? जो यू बैक्टीरिया हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? यू बैक्टीरिया है। उसके बाद आ जाओ, देखो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं। माउल्स हैं या लाइकन्स हैं, इनके अंदर भी क्या है? लाइकन क्या होता है? इसमें फंगी है, फंगी का है तो इसका मतलब सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द क्रैब साइकिल। देखो दोनों साइकिल आई हुई हैं। C3 साइकिल से भी क्वेश्चन पूछा गया, C2 साइकिल से भी पूछा गया। साइकिल से पक्का क्वेश्चन आएगा भाई। मैं साइकिल से है ना मेन क्वेश्चंस जो हैं तुम्हारे, उसकी अगर जो भी बच्चा चाहता है कि प्लांट फिजियोलॉजी तो मैं करवाऊँ या मेन क्वेश्चन बता दूँ प्लांट फिजियोलॉजी के, तो मैसेज कर देना। मैं प्लांट फिजियोलॉजी के तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स भी ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो जो भी बच्चा चाहता है कि विद इन 1 वीक तैयारी करे या उसको शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना और मैं आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड करवा दूँगी। तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8571089070। ठीक है, एक्स्ट्रा मैसेज कोई ना करे, सिर्फ किससे रिलेटेड, अगर जिसको शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट है वही सिर्फ इस नंबर पर मैसेज करें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स ही मिलेंगे। तो जो भी बच्चा नोट्स चाहता है वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लेना। शॉर्ट नोट्स दे दूँगी प्लांट फिजियोलॉजी के, तीनों चैप्टर्स के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं। तो मे बी 1-1 घंटा लगेगा आपको तीनों पढ़ने में। तो क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द क्रैब साइकिल। क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा द साइकिल स्टार्ट विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। नहीं, किसके साथ? पायरुविक एसिड के साथ स्टार्ट नहीं होता। किसके साथ स्टार्ट होता है? पहली स्टेटमेंट गलती। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ क्या जुड़ता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए जुड़ता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होता है? ये 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये 2 कार्बन कंपाउंड होता है, मिलके बना देता है 6 कार्बन कंपाउंड, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी सही थी। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। जो ये सेकंड ऑप्शन है ना तुम्हारा, ये क्वेश्चन है ना
3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में कि एटीपी, इसमें जीटीपी लिख रखा है, एटीपी कौन से स्टेप पे यूज होता है? कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है 133, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सोयल कंजर्वेशन इन मॉडर्न टाइम। इनमें से कौन सा है जो सोयल कंजर्वेशन के लिए यूज नहीं होता? तो झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन की ही इसके लिए जाती है कि सोयल को कंजर्व कर सके या सोल इरोजन से बचा सके। एन एग्जाम्पल ऑफ एलियन वीड स्पीसीज इन इंडिया। अब है ना, मेरे को तुम जब क्लास लेने के बाद कमेंट में मेरे को ये बताओगे, एक मैं बता रही हूँ कैरेट ग्रास, इसके अलावा मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, 3 स्पीसीज मेरे को और बताओ जो एलियन स्पीसीज हैं और तुम्हारी जो एनसीईआरटी की बुक हैं उनमें दी हुई है बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन वाले लेसन के अंदर। तो 3 स्पीसीज के नाम तुम मेरे को बताओगे जो एलियन स्पीसीज हैं और इंडिया में लाई गई थी। एक तो कैरेट्स हो गया, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पार्थीनियम। अच्छा, पार्थीनियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देती हूँ तुम्हें, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पार्थीनियम क्या है? इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास। ये क्या कोज करती है? एलर्जी कोज करती है। तुम्हारे 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में है। ये क्या कोज करती है? एलर्जी को कोज करती है। कांग्रेस घास सुना होगा ना, उसको बोला जाता है। उसके बाद है, ये देखो भाई, इसमें बड़ा इजी है। तुम्हें क्या है, प्यूरिन और पैरामिडीन से कट करने का काम कौन करता है? हिंड2 करने का काम करता है, हिंड2। अच्छा, हिंड2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा था? हिंड2 था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजी इक्विवेलेंट इज बेस्ट डिफाइंड। इकोलॉजी की क्या डेफिनेशन होती है? ऑर्गेनिज्म दैट ऑक्यूपाई द सेम और सिमिलर इकोलॉजिकल निश इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। तो बिल्कुल सही बात है, इकोलॉजी इक्विवेलेंट टू द बेस्ट डिफाइंड यही होगा कि जिसमें क्या है, वो ऑर्गेनिज्म जो सेम निश में रहते हों और डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन हो। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है निश क्या होता है भाई? निश का मतलब होता है एक पर्टिकुलर हाउस या किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक जो पर्टिकुलर हैबिटेट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? निश बोला जाता है। अब देखो भाई, ये एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जैसा ये दिखाई दे रहा है तुम्हें। टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 137 देखो, टाइट जंक्शंस क्या होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे जॉन्युला ऑक्लूडेंस में। उसके बाद है बेल्ट डेस्मोसस। बेल्ट डेस्मोसस तुम्हारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे जॉन्युला एडहेरेंस में। 3 टाइप के होते हैं, एडहेरिंग जंक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? सीमेंटिंग जंक्शन भी बोला जाता है। स्पोर्ट डेस्मोस। स्पोर्ट डेस्मोस कहाँ होते हैं? मैक्यूला एडहेरेंस में होते हैं, मैक्यूला एडहेरेंस के अंदर होते हैं। उसके बाद है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन किस में होते हैं? मैक्यूला कम्युनिकेंस। कम्युनिकेंस में देखो ऐसे भी श्योर हो जाता है। कम्युनिकेंस का मतलब क्या होता है भाई? जो कम्युनिकेशन कर सके, यानी 2 के बीच में गैप है। गैप है तो वो क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसका जो आंसर रहेगा भाई, इसका जो आंसर रहेगा वो सेकंड रहेगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच टिश्यू इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। कौन सा नहीं है रीडिफ्रेंशिएशन का रिजल्ट? फेलोजेन। भाई ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। 3 टर्म्स होती हैं, एक बड़ा इजी सा फंडा बताती हूँ तुम्हें। डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन और डी डिफ्रेंशिएशन, 3 टर्म्स होती है। सबसे पहले देखो डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जब भी कोई टिश्यू मैच्योर हो जाता है और अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर देता है तो उसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद है डी डिफ्रेंशिएशन। अब बाई चांस कोई इंजरी होगी प्लांट को किसी भी रीजन की वजह से, उसको अपना ये जो डिफ्रेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट है इसको तोड़ना पड़ गया, बेचारे को डिवाइड होना पड़ गया, तो वो डी डिफ्रेंशिएशन में जाएगा। डी का मतलब होता है ब्रेक होना। और मेटाबॉलिकली एक्टिव तो उसमें सेल होती हैं, तो वो क्या करेगा? डिफ्रेंशिएट करेगा, क्या करेगा? सॉरी, डिवाइड करेगा। जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग, ये सब क्या होती हैं? डी डिफ्रेंशिएशन में जाती है। क्वेश्चन भी आया हुआ है। बाकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम या कॉर्क, ये बता दिया मैंने। जहाँ भी सेकेंडरी डिवीजन होगी तो वो सब क्या हो जाएंगे? वो
डिफ्रेंशिएशन के एग्जाम्पल, इसने पूछा रीडिफ्रेंशिएशन दोबारा से, फिर मैच्योर हो जाना, दोबारा से कौन मैच्योर हो जाएगा, फेलोजन, सॉरी क्या हो जाएगा, जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो दोबारा से मैच्योरेशन की साइड चली जाएंगी, तो उसको बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। इसका आंसर रहेगा फेलोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोबॉडी, इनमें से कौन सी माइक्रोबॉडी नहीं है, पैरोक्सीजोम, ग्लाइऑक्सीजोम, स्फेरोजोम, तीनों माइक्रोबॉडी हैं। कौन नहीं होती माइक्रोबॉडी, कौन नहीं होती, सेंट्रोसोम्स इज नॉट अ माइक्रोबॉडी। सेंट्रोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमल बॉडी, एनिमल के अंदर प्रेजेंट होता है, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सॉरी प्लांट। सेंट्रोसोम क्या होता है, इट्स अ ए मेम्ब्रेन, क्या होता है ये, ए मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 ए मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली बताओ। तो एक तो कौन हो जाती है, राइबोसोम हो जाती है, दूसरी कौन हो जाती है, न्यूक्लियोलस हो जाती है, और तीसरी मैंने तुम्हें बता ही दिया, सेंट्रोसोम्स क्या हो जाएगी, ए मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली। एक क्वेश्चन अभी रिसेंट के एग्जाम में आया है, एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम में कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली इंक्लूड होती हैं। एंडो मेम्ब्रेनियस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसी सेल ऑर्गेनेली जो फंक्शनली इंटरकनेक्ट है, मतलब एक के बाद एक फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो एक ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक से याद कर लेना, गर्ल वो, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये क्या होती हैं, एंडोमेम्ब्रेनियस सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, प्रोटीन बनाए, गोल्गी बॉडी ने उसकी क्या की, मॉडिफिकेशन। भाई ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एचटेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, मॉडिफिकेशन पूछा था कि कौन सी सेल ऑर्गेनेली करती है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड कौन बनाती है, गोल्गी बॉडी बनाती है, लाइसोसोम और वैक्यूल। इससे भी यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। ब्रेंकियोस्टोमा हैज, ब्रेंकियोस्टोमा में क्या नहीं होता, तो ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होता भाई, उसके अंदर कलरलेस, ब्रेंकियोस्टोमा में क्या होता है, कलरलेस ब्लड, क्या होता है, ओनली डी आ जाएगा इसका आंसर, 140 का ओनली डी, कलरलेस ब्लड होता है। हार्ट नहीं होता, गोनोडक्ट नहीं होती, और एक्सोस्केलेटन भी नहीं होता। क्वेश्चन छोड़ रही हूँ तुम्हारे लिए, कमेंट करके मेरे को बताओगे ब्रेंकियोस्टोमा किसके अंदर आता है, किस फाइलम के अंदर आता है या किस क्लास के अंदर आता है, इस क्वेश्चन को तुम बताओगे। फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन वॉज डिस्कवर्ड बाय यिंग हुई फू, किसने किया था, यिंग हुई फू ने किया था। अब मेरे को फटाफट बताओ फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन था कौन सा, कौन सा था फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन, कौन सा था, HPER2, ये क्या था, फर्स्ट ह्यूमन क्लॉक जीन था, जो यिंग हुई फू। कहाँ होते हैं ये नाम, चाइनीज होते हैं ना, चाइनीज से नाम है ये। इनक्रस्टेशन माउल्टिंग मीनिंग ऑफ एन एक्डाइसिस साइकिल, जहाँ तक भी मेरे को तो नॉलेज ऐसी ही है, देखो लैंग्वेज के बारे में। 142 का क्या आ जाएगा, क्रस्टेशियन माउल्टिंग मीनिंग एन एक्डाइसिस साइकिल एज, इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई तुम्हारा, इसका हो जाएगा इंटर माउल्ट इज अ लॉन्ग एंड प्री माउल्ट एज शॉर्ट, मतलब माउल्टिंग से पहले की स्टेज छोटी होती है और जो बीच में जो स्टेज है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट करेक्ट वंस। लैरिंक्स इज एसोसिएटेड विद द ब्रीदिंग मूवमेंट, क्या लैरिंक्स इंक्लूड होता है ब्रीदिंग मूवमेंट में, बिल्कुल सही बात है, लैरिंक्स इंक्लूड होता है, साउंड बॉक्स बोलते हैं इसको। लैरिंक्स इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। टोटल कितनी कार्टिलेज होती हैं लैरिंक्स में, 9 कार्टिलेज होती है। उसके बाद है ट्रैकिया इज लाइन बाय सीलिएटेड, नहीं सीलिएटेड नहीं होती, सीलिएटेड तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, ब्रोंकाई के अंदर होती है। क्रुप इज अ डिजीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, नहीं। क्रुप क्या है, किससे रिलेटेड डिजीज होती है, इस क्वेश्चन को भी तुम मेरे को बताओ जल्दी से। जैसे ही तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे मेरे को क्रुप डिजीज के बारे में बताओ भाई, ये तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो तुम बताओ मेरे को क्रुप किससे रिलेटेड डिजीज होती है। इसके बाद है लंग पिन पिक कंडीशन इज एन इम्यूनोलॉजिकल डिजीज, ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका जो आंसर रहेगा 143 का वो रहेगा 4।
किससे रिलेटेड डिजीज होती है? रिप्रोडक्टिव से नहीं, इट्स अ रेस्पायरेटरी डिजीज। कैसी होती है? रेस्पायरेटरी डिजीज होती है, बच्चों में होने वाली डिजीज होती है, जिसमें लैरिंग्स का साइज बढ़ जाता है या विंड पाइप का साइज इंक्रीज हो जाता है। तो जब वो बोलते हैं तो थोड़ा सा कफी सी आवाज़ आती है उनकी, उसको बोलते हैं क्रुप डिजीज। The number of categories of ecosystem services is as defined in MEA 2005 H। कितनी होती हैं भाई? 4 होती हैं। अब फटाफट उनके 4 के नाम बता दो। MEA की फुल फॉर्म क्या होती है? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। मिलेनियम, जो लिखना चाहते हो लिख लेना, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट। इसमें कितनी आती हैं? 4 सर्विसेज आती हैं। कौन कौन सी आती है? प्रोविजनल, रिजल्टिंग, उसके बाद है कल्चरल और स्पॉटिंग। 4 आती हैं। कौन कौन सी? प्रोविजनल, रिजल्टिंग, कल्चरल और स्पॉटिंग। उसके बाद है 145 क्वेश्चन। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ब्रोड टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग द जीनोगैमी। जीनोगैमी का मतलब ही क्या होता है? जब डिफरेंट टाइप के क्या है पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आए तो उसको क्या बोला जाता है? जीनोगैमी बोला जाता है। चेस्मोगैमी क्या होता है? एक टाइप के ओपन फ्लावर्स होते हैं, मे बी सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। जिट्नोगैमी क्या होता है? प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। यानी ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, प्लांट क्या है? सेम है लेकिन फ्लावर क्या है? अलग है। तो जेनेटिकली सेम है लेकिन फंक्शनली जीनोगैमी बोला जाता है। क्लिस्टोगैमी क्या होता है? क्लोज फ्लावर को बोला जाता है, जिसमें क्या है 100% ऑटोगोमी होगी। इसके 3 एग्जाम्पल आते हैं क्लिस्टोगैमी के, क्लोज टाइप के फ्लावर। चेस्मो और क्लिस्टो दोनों सेम टाइप के प्लांट पर होते हैं। नीचे सोयल से नीचे तो बड कंडीशन में क्लिस्टोगैमस होते हैं, जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट पे यहाँ पे तो क्या लगे हैं? क्लिस्टोगैमस लगे हैं। और जो ओपन है वो क्या लगे हैं? यहाँ पे ओपन फ्लावर यानी चेस्मोगैमस लगे हैं। तो क्लिस्टोगैमस तो क्या करेंगे? बड पॉलिनेशन करेंगे। और जो परचेस्मोगैमस है वो ओपन फ्लावर होते हैं। वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना 3 एग्जाम्पल होते हैं इनके। वायोला, कॉमेलिना और ऑक्जेलिस, ये 3 एग्जाम्पल हैं किसके? क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर के। उसके बाद है अगला राइबोजाइम आर। राइबोजाइम क्या होते हैं? एक नॉन प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट होते हैं। राइबोजाइम का टाइप बता दो भाई, कौन से टाइप का है राइबोजाइम? राइबोजाइम होता है 23 SRRNA। अभी रिसेंट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 23 SSRRNA को क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोला जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रीडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी कमेंट करेक्ट है। प्रीडेटर मेंटेन करते हैं डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी। जितने ज़्यादा प्रीडेटर होंगे फिर क्या है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्या होंगी? स्पीसीज प्रेजेंट होंगी। उसके बाद है स्पोज अ जीन कंटेनिंग फॉलो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है। तो इसने पूछा कि जो टॉप वाला है वो क्या है? सेंस स्ट्रैंड है। तो सेंस स्ट्रैंड का ही क्या होती है? कोडिंग होती है। तो 5 to 3 है तो तुम्हें 5 to 3 ही देखना है, सिर्फ टी की जगह यू आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखो 5 to 3, अगर ये देखो जो तुम्हारी 4th स्टेटमेंट है इसके अंदर देखो, इसको कैसे पहचानोगे? सेम रहेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 to 3 ही तुम्हें देखना है। तो 5 to 3 तुम क्या बनाओगे? ये क्या है? 5 to 3 है तो 3 to 5 जब इसको रीड करोगे तो सी किसके साथ? जी के साथ। ये जी हो जाएगा, जी सी के साथ। सिर्फ टी की जगह क्या लगाते जाओ? टी ए, और जहाँ टी है वहाँ पे क्या आ जाएगा? वहाँ पे यू भी आना। ए की जगह क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। टी नहीं करेगा, आरएनए में यू करता है। ए के साथ क्या करता है? यू करता है। और टी किसके साथ करेगा? ए के साथ। उसके बाद है 149। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन इन रेफरेंस टू द जेनेटिक कोडोन। जेनेटिक कोडोन से भी बड़े क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। किसने दी थी जेनेटिक कोडोन की टर्म? ये दी थी गियोर्ग गैमो ने दी थी। किसने दी थी? गियोर्ग गैमो साइंटिस्ट ने दी थी। इनकरेक्ट बतानी है तुम्हें, तो इनकरेक्ट क्या आ जाएगी? 64 कोडोन होते हैं, बिल्कुल सही है। AUG स्टार्ट कोडोन होता है, ये भी ड्यूल रोल प्ले करता है। एक तो स्टार्ट कोडोन होता है AUG, और दूसरा क्या करता है? किसको कोड करता है? ये मैथोनाइन को कोड करता है। 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। 3 कोडोन डू नॉट कोडोन
कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोडोन किसी के लिए भी कोड कर देगा, नहीं, पर्टिकुलर कोडोन होते। ईच अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय अ सेपरेट को, नहीं, एक एक के लिए क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 6 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ डेट्रिटियस फूड चेन इन, डेट्रिटियस फूड चेन में अल्टीमेट सोर्स क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स तो सबके पास क्या है भाई, सन ही है, तो अल्टीमेट सोर्स क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। ये था तुम्हारा क्वेश्चन पेपर, कौन सा, HTET 2021 का क्वेश्चन पेपर था। अगर पॉसिबल हुआ तो एक क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें आज और करवा दूंगी, एक और सीरीज़ दे दूंगी तुम्हें HTET 2023 की। तो कैसी लगी सीरीज, जो भी बच्चा नया जुड़े सब्सक्राइब जरूर करके जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है या मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।